हेलो चिल्ड्रन, हमने इससे पहले वाले लेसन में क्या रीड किया है? इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने अपनी चेंजिंग अर्थ के रीजंस के बारे में रीड किया है और हमें ये पता चला है कि हमारी जो चेंजिंग अर्थ है उस चेंजिंग अर्थ को कई फोर्सेस जो है वो मैनेज करती हैं और उनमें से जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनके बारे में हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं और अब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं? हम लोगों ने ये जान लिया था कि एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर जो है वो आपकी सारी चेंजेस जो हो रही हैं उसका अर्थ क्रस्ट पे क्या प्रभाव है। अब ये अंदर, अब जो हम सारी फोर्सेस की बात करेंगे वो अर्थ के अंदर नहीं हो रही, वो एटमॉस्फेयर में। और कहाँ पे हो रही है? तो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रही है और दूसरी कुछ जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर किसी तरह से कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उनको, कहीं पर कोई गड्ढा हो गया, कहीं पर जो है वो रिवर बन गई, कहीं पर सैंड ड्यून बन गए, तो ये जो सब चीजें हैं, या कहीं पर वाटरफॉल बन गया, तो ये जो सब चीजें हैं, ये चेंजेस जो हैं अर्थ पर वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होती है। कौन सी फोर्सेस के कारण होती है बेटा? एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण ये चेंजेस होती है। ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? ये फोर्स कहां से आती है? एक तो है फोर्स एक्सर्ट्स बाय एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जब टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है या रेनफॉल होती है या ऐसी और भी कोई चीज होती है, तो वो जो चीज है कि कभी रेन पड़ रही है, कभी टेम्परेचर नीचे जा रहा है, कभी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, उससे जो रॉक्स वगैरह हैं उनमें विदरिंग होती है, ठीक है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होती है, डिके होती है। तो ये जो चीजें हैं इसके विदरिंग होती है और उसके कारण जो अर्थ क्रस्ट पर कई तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक हो गया विदरिंग और फोर्स, उसमें विदरिंग के समय में विदरिंग है क्या? डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। और इस विदरिंग का कारण क्या है? फोर्स एक्सर्ट्स बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण ये विदरिंग होती है। दूसरी और जो नेक्स्ट जो फोर्सेस हैं वो किस चीज की फोर्सेस हैं? रिवर वाटर की फोर्स, ग्लेशियर्स फोर्स, सी वेव्स एंड विंड्स। ये सारी चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस को एक्सर्ट करती हैं और इनके कारण ग्रेडेशन होती है। ग्रेडेशन में 3 पॉइंट्स मेन किए गए हैं। एक तो इरोजन हो जाना, जैसे किसी जगह से मिट्टी का हट जाना, रॉक है तो रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाना, है ना, वो हो गया। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। अब यही सारी चीजें, यही सारी की वाटर की फोर्स या ग्लेशियर की फोर्स या विंड की फोर्स, वो जो इरोजन हुआ है उससे जो सेगमेंट्स बने हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे पहाड़ों से नीचे कहां पर आ गए? लैंड पर, प्लेन लैंड पर आ गए। तो ये जो चीज है ये है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब है उसका कहीं पर रुक जाना, जम जाना। पहाड़ों पर से, ये पहाड़ है, रिवर आ रही है, रिवर के फ्लो के साथ जो रास्ते में स्टोन्स वगैरह हैं वो, या जो बड़ी चट्टानें थी उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े, रिवर बह रही है उसके फ्लो के साथ नीचे आ गया, अर्थ पर आया, जो प्लेन में आ गया। प्लेन में अब उसके जो फोर्स है वो कम हो गया है वाटर का, तो वो उन चीजों को आगे बढ़ा के नहीं लेके जा सक रहा और वहां पे उसका इकट्ठा हो जाना, है ना। तो जैसे कि आपको ये बताया गया है कि ये आप लोग जानते हैं कि जो प्लेन्स हैं जिसमें
हमारा पंजाब भी आता है। तो इसकी मिट्टी किससे बनी है? अगर ये मिट्टी हमेशा क्या कहा जाता है कि पहाड़ों से लाई गई मिट्टी है। ये पहाड़ों की लाई हुई, नदियों से लाई हुई मिट्टी यहाँ पर जो है जम जाती है, रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है और वो बहुत फर्टाइल होती है और उसी से ये हमारे लहलहाते मैदान हैं। तो ये थे बेटा हमारा ग्रेडेशन। ठीक है, अब जो किस तरह चेंजेस आते, किस किस टाइप की चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा कि जो फोर्सेस हैं एक तो रिवर वाटर की फोर्स होगी। तो सबसे पहले हम वर्क ऑफ रिवर की पढ़ेंगे। आपको पता है कि ऊपर जो नदियां हैं वो ज्यादातर तो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उससे जो पानी निकलता है वही सोर्स होता है रिवर के बनने का। उसके बाद वो नीचे फिर उसमें रेन वाटर भी मिलता चला जाता है और वो फिर वो नीचे आने लग जाती है। ठीक है, आती हैं और वो नीचे जो मैदानों में बहती हैं, प्लेन्स में बहती हैं और अल्टीमेटली वो किसी ना किसी सी में जाकर गिर जाती है। तो ये सफर होता है किसका? ये सफर होता है हर नदी का। जो पहाड़ों से उसका उद्गम होता है, स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है और उस ओरिजिन के बाद वो जब नीचे आती हैं तो वहां पर वो मैदानों में बहती हैं और लास्ट में जाकर सी में गिर जाती है। तो सबसे पहले जो जब वो अभी पहाड़ों में है नदियां, तो उसे रिवर का अपर कोर्स कहते हैं। जब वह मैदानों में आ गई तो उसे मिडल कोर्स कहती है और लास्ट में जब सागर में, समुद्र में, ओशन में या सी में गिरने लगती है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उस समय का जो उसका पोर्शन है उसको लोअर कोर्स कहा जाता है। अभी मतलब वो गिरी नहीं है, उससे पहले वाला हिस्सा। तो जब अभी वो अपर कोर्स में है, तो अपर कोर्स में है तो अर्थ में किस किस तरह का चेंज वो लाती है। तो सबसे पहले है जॉर्ज एंड कैनन। जॉर्ज और कैनन बनाती है। ये उस हिस्से में जहां पर जो पहाड़ हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हार्ड रॉक्स वाले पहाड़ हैं। ऊपर यहाँ पर हार्ड रॉक्स वाले पहाड़ हैं, वहां ये बनता है जॉर्ज एंड कैनन। और रेनफॉल कम है, ठीक है, पहाड़ जो है वो सख्त रॉक वाले हैं। वहां अगर ग्लेशियर से पिघली हुई नदी निकलती है तो भाई सख्त चीज को, जैसे अगर सख्त चीज होगी तो अगर हम भी किसी टूल से उसको काटने की कोशिश करेंगे ना तो वो टाइम लेगा और उतना ज्यादा जो है वो उसमें हम लोग होल नहीं कर पाते। वही बात वाटर के साथ भी होती है। हार्ड होने के कारण वहां पर वो जो चट्टानों में उतनी एकदम से गहरी जो है वो नदियां नहीं बन पाती। तो आई शेप्ड मतलब सीधी सीधी जो है वो रास्ते बनते हैं नदियों को, इनको जॉर्ज बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा मतलब जॉर्ज जो होते हैं वो काफी कम संकरे होते हैं और जब अगर थोड़ा सा कहीं पर ये रिवर वाटर जो है थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रास्ता बना लेता है तो उसको कैनन बोलते हैं। इस तरह से जॉर्ज और कैनन बनाते हुए नदियां आगे बढ़ती हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये आगे बढ़ रही है नदी, उसने आई शेप यहाँ पर ये सारा आगे पहाड़ है, यहाँ से वो आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ रही है, अब आगे अंदर सॉफ्ट जो है वो रॉक्स आ गई बन, ऊपर वाली रॉक से थोड़ी सॉफ्ट रॉक्स आ गई। अगर सॉफ्ट रॉक्स आ गई तो वही पानी का फोर्स ज्यादा चौड़े रास्ते को बनाने में सक्षम हो जाता है और वो जो चौड़े बन जाते हैं इस तरीके से, तो फिर वो वी हो गया क्योंकि ऊपर कम है और नीचे जो है वो आगे चौड़ा होता जा रहा है ना। तो जो वी होता है वो कैसा होता है? वी भी तो ऐसे ही होता है ना। ये मैंने उल्टा नहीं कर दिया, वी इज दिस, और अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो दिस, ठीक है। तो जो ऊपर से कम है और नीचे से वो चौड़ी होती
चली जाती हैं नदियाँ। तो ये इस प्रकार से वो वी शेप वैलीज बनाती हैं, वी शेप वैलीज बना देती हैं। कौन? नदी। तो नदी क्या बनाएगी? वो जॉर्ज बनाएगी कि कैनल बनाएगी कि वी शेप वैली बनाएगी? इट डिपेंड्स कि जो रॉक है वैसी है। ठीक है, अब और आगे बढ़िए और कई जगह पर, तो फिर अभी यहाँ ऊपर जो है पहाड़ है और यहाँ पे बड़ी सख्त चट्टान है, और जब वो नीचे की जो चट्टान है वो एकदम से सॉफ्ट चट्टान है, तो वहां पे फिर वाटरफॉल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जब एकदम से जब नीचे गिरना है तो वो सॉफ्ट चट्टान होने की, रॉक हार्ड चट्टान से अगर पानी सॉफ्ट चट्टान पे गिरता है तो एकदम से उसको अपने साथ सारी चीजें बहा के ले जाता है। तो वहां पे फिर वो उसका फ्लो कैसा रह जाता है? फिर वो फ्लो ऐसे इस तरह से नदी वाला नहीं ना रह जाता, फिर कैसा रह जाता है? फिर तो वो पानी ऊपर गिरा और नीचे धार नीचे इकट्ठा गिर रहा है पानी, क्योंकि जैसे ही उसने गिरना शुरू किया तो नीचे जो है वो चौड़ा हो गया, क्योंकि रॉक्स जो चट्टाने हैं वो बहुत नरम है बनिस्बत की ऊपर की चट्टानों में, तो वहां पे फिर वाटरफॉल्स बनते हैं। ठीक है ना? तो जो अपर कोर्स है पहाड़ों में ही जॉर्ज या कैनल्स बनती हैं, वी शेप वैलीज बनती हैं और वाटरफॉल बनते हैं। किसके कारण? रिवर के कारण। सो इट इज वर्क ऑफ रिवर इन अपर कोर्स। अब आ गया, अब क्या है कि जो नदी है वो अब पहाड़ खत्म हो गए और प्लेन्स में आ गई। तो प्लेन्स में जब आती है नदी तो एलुवियल फैन बनता है। आपने जब छोटे होते हुए बहुत बार फैन बनाया, आप क्या करते हो? इस तरीके से उसको फोल्ड करते हो और ऐसे मोड़ देते हो, तो मतलब फैन क्या होता है, यहाँ से तो नीचे से तो ऐसे होता है और ऊपर से जाके एकदम ऐसे हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो ये फैन है ना। तो यही बात जो है, इसको उलट दो, उल्टा कर दो, फैन को ऐसे सीधा ना रखो, इस फैन को उल्ट दो, उल्टा कर दो। ये नदी आ रही है और ये नीचे मैदान आ गया, और ये देखो जी ये एलुवियल फैन बन गया, मतलब मिट्टी कई हिस्सों में जो है वो नदी बट गई और बहुत चौड़ा उसका मुहाना हो गया। अब नीचे आने के बाद नदी जो है वो आगे बढ़नी शुरू हुई। जब वो आगे बढ़ती है नदी, देखो नदी की कहानी कितनी सुंदर है ना, उसने कभी क्या बनाया कभी क्या बनाया। हाँ, जब तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी मींडर्स। ये मींडर्स क्या है? जब तो ऊपर से बह रही है तो क्योंकि वो ऊपर से नीचे स्टीप ऐसे फ्लो है, वो अपने साथ आती हुई सारी चीजों को उसने साथ में बहा के लेके चली आ रही है पहाड़ों से नदी, है ना। लेकिन अब वो मैदान में आ गई, अब सीधा चलना है उसको। आपने कभी अगर घर पे मम्मा को आपने धोते हुए देखा होगा ना, पानी मतलब फर्श वगैरह, नहीं तो किसी दिन अगर धो रहे हो तो ध्यान करना, और मतलब कंसिडरेबली अच्छा मतलब मिट्टी वाला फर्श हो तो उसमें आप पीछे से पानी डालिए, तो फिर जो पानी किस रूप में बिखरता है ना, वो आपको नदी की कहानी समझा देता है। अब नदी बह रही है, ठीक है, अब ये नदी बह रही है और साथ में तो कहीं पर नदी बहते हुए यहाँ साइड में इस तरीके से भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गया, समझ लो कुछ मिट्टी का ज़्यादा हिस्सा आ गया, मड आ गया, तो नदी यूँ सीधा ना बह पाई और इधर की तरफ आ गई। ठीक है, अब वो आ रही है, वो इधर थोड़ा सा बह रही है, लेकिन वो बीच में जो मिट्टी का हिस्सा है वो कंसिडरेबली इतना ज़्यादा आ गया कि वो उसका यहाँ से इस तरीके से यहाँ से उसका साथ ही छूट गया। नदी अपनी बहाती चली गई और इधर से नदी से निकल कर के लेक्स अलग से बनती चली गई। जो इस तरीके से लेक्स अलग से बनती चली जाती हैं उनको ऑक्सबो लेक्स बोला जाता है, ऑक्सबो लेक्स। तो मींडर्स, एलुवियल फैन, ऑक्सबो लेक, ये कौन बनाता है बेटा? ये बनाता है कौन? रिवर बनाती है।
अब रिवर आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सी जो है वो नजदीक आ गया है। ठीक है, तो जब वो सी के पास आ जाती है ना, सी के पानी जो है, अगर वैसे समझ लीजिए कि ये टेबल है, यहाँ पे ये करते करते ये अब नजदीक आ गया उसके, क्योंकि अब उसने नीचे गिर जाना है ना, पानी ने समुद्र में गिर जाना है। तो जब वो समुद्र के नजदीक पहुंचती है तो यहाँ उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, इसलिए वो कई लहरों में, कई हिस्सों में डिवाइड होकर, और ये भी गई, ये भी गई, इस तरीके से कई हिस्सों में डिवाइड होकर नीचे गिर जाती है, या नीचे गिर जाती है। तो ये जो ये कई हिस्सों में बह गई, तो ये जो हिस्से बने, ये तो पानी है, यहाँ क्या है, गादा मिट्टी है ना, जो जम गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो नीचे ऐसे बहती बनी, कई हिस्सों में बटकर ट्रायंगुलर आकार में नीचे बैठ जाती है। तो जो ये ट्रायंगुलर आकार में गिरती है उसको कहते हैं डेल्टा। और कई बार ऐसा भी होता है कि समुद्र के नज़दीक पहुंचकर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ये दक्षिण भारत की इंडिया की नदियों में ऐसा होता है। तो फिर अगर वो होता है ना, तो फिर आई शेप्ड जो है वो खाई बन जाती है और उसमें जाकर वो गिरती है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो तेजी से गिर रही है, तो तेजी से गिर रही है तो अब उसमें फैलाव नहीं आएगा, फिर वो संकरी हो जाती है। अगर वो उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है और स्लो मूवमेंट में गिरती है तो फिर डेल्टास बनते हैं, डेल्टा बनता है, नहीं तो आई शेप वैली बनती है। तो ये था लोअर केस जहां पर रिवर ने काम किया। तो अब रिवर का काम हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो किसका काम करेंगे, वो ये वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हौली हौली जो है आगे बढ़ रहे हैं। जब ग्लेशियर्स के कारण मोरेन और एनेक्स का निर्माण होता है। ग्लेशियर जब, क्योंकि ग्लेशियर बड़ा सा ग्लेशियर आगे बढ़ा ना, आगे बढ़ रहा है, अब वो चौड़ी, अब कोई सकरी जगह है, लेकिन सकरी जगह में हम जबरदस्ती, आप किसी सकरी जगह में जबरदस्ती बड़ी सी चीज डालो तो उसने फैल जाना है ना। तो उस तरीके से वो ग्लेशियर जो है वो जहाँ से निकलते हैं तो वो फिर यू शेप कर देते हैं उस चीज को। एज द ग्लेशियर्स मूव डाउनवर्ड्स दे वाइडन द वी शेप वैलीज इनटू यू शेप वैलीज। The ice mats they get filled up with the water and become lakes in the mountains. Where a glacier meets a sea coast, chunks of ice at the end of glacier break off and float in the sea as iceberg. और वेयर इज ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर आगे बढ़ते 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 अगर वो सी के किनारे पहुंच गया है तो फिर वहां पे आइस के टुकड़े टुकड़े होके, चंक्स टुकड़े होके गिरते हैं नदी में, और जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है वो आइसबर्ग के रूप में बीच में गिर जाता है, बर्फ के बड़े बड़े तेंदुए। तो ये जो बर्फ के आइसबर्ग आपने मतलब मूवीज में भी कई बार देखा होगा, टाइटैनिक मूवी में भी आपको पता है कि जो वो आइसबर्ग ही जो है उससे शिप जो है जाकर टकराता है ना। फिर उसके बाद आ जाता है वर्क ऑफ विंड। आपको पता है कि विंड में भी बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। आप लोगों को ये भी पता है कि जो विंड है, सी वेव भी है, लेकिन चलो मैं सी वेव बाद में करा देती हूँ, वो फिफ्थ वाले पे मेरा ध्यान पहले चला गया, फिफ्थ पॉइंट पे पहले मैं उसको करा देती हूँ। वर्क ऑफ विंड। अब वर्क ऑफ विंड क्या है, हवा जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, हवा तेज, और जो तेज हवा भी तेज कब ज़्यादा चल सकती है, जब उसको रास्ते में रुकावटें नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो उतनी ही तेज से फर वो चलेगी, है ना। अब अगर आप फैन भी एक साइड फैन चला देते हो, है ना, अब अगर आप उसके आगे कोई रुकावट रख दो तो क्या होगा कि वो रुकावट के कारण हवा से रुकेगी और थोड़ी लेफ्ट जाएगी, थोड़ी राइट जाएगी, थोड़ी ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर जो है आगे ऐसी कोई रुकावट नहीं है तो देखो फिर हवा कैसे जाती है।
तो जो विंड है वो भी ऐसे ही चलती है, और जो खुले डेजर्ट्स के इलाके हैं वहाँ पर विंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ती हैं, चलती हैं। और अगर ऐसे विंड्स जो हैं वो आगे जाकर अगर उनके रास्ते में कोई मशरूम्स कोई रॉक्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी चट्टान, तो वो ज़्यादातर जो है, और ये जो विंड है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही, वो नीचे टकरा रही है। वहाँ जहाँ विंड टकराएगी वहाँ पर ये इरोजन होगा ना रॉक का, रॉक जो है डिसइंटीग्रेट होगी। तो फिर क्या है कि ऊपर का हिस्सा वैसे बना रह जाता है, और जहाँ पे वो टकराई है उसके कारण नीचे का हिस्सा इस तरीके से हो जाता है। तो वो मशरूम शेप रॉक्स बोलते हैं, मशरूम रॉक। और दूसरी तरफ और क्या होता है, दूसरी तरफ बेटा होता क्या है कि जो मैंने कहा कि डेजर्ट में ये उड़ती है, जहाँ पर डेजर्ट में विंड का वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फिर क्या है कि उड़ रही है, और वहाँ पे क्योंकि है नहीं है ना तो पेड़ हैं अर्थ को मिट्टी को रोकने के लिए, वहाँ पे पेड़ तो है नहीं है, प्लांट्स कम है, पेड़ है नहीं है, तो रेत की रेत उड़ती है हवा के साथ, और यहाँ से उड़ी दूसरी जगह जाकर इकट्ठी हो गई, तो उससे सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। सैंड ड्यून्स बनते हैं बड़े बड़े, और रेत में आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पे रेत की पहाड़ियाँ आज दिख रही है ना इस समय, तो हो सकता है यहाँ पे कल आपको रेत की पहाड़ी ना दिखे, हवा आए वो यहाँ पे तो ऐसे हो जाए, यहाँ पे ऐसे सीधी हो जाए, और यहाँ जाके रेत की पहाड़ी बन जाए, जो कि सैंड ड्यून्स कहलाती है। अब है वर्क ऑफ सी वेव जो है वो टकराती है अर्थ से, और जब वो अर्थ से टकराती है तो सी क्लिफ का निर्माण होता है, सी केव का निर्माण होता है, सी आर्क का निर्माण होता है, और स्टेक्स का निर्माण होता है। जो सी क्लिफ, ये पता है कि बस सी क्लिफ तो हो गया नहीं, वेव जो है वो टकरा रही है बार बार, तो चट्टान आगे पीछे से जो है वो उसको डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, और क्लिफ सी खड़ी रह जाती है। ठीक है, फिर आ गया सी केव। तो सी केव में क्या है कि जहाँ अब टकराई, वेव टकराई, अब टकराई तो ऊपर तो टकरा नहीं रही, जहाँ नहीं टकरा रही वो हिस्सा वैसे का वैसे बना रहता है, और जहाँ टकरा रही है वहां से चट्टान खुलनी शुरू हो जाती है, और वहां पे जो है क्या बन जाता है, केव सा बन जाता है। ठीक है ना, ये केव बन गया। यहाँ से टकरा रही है, तो ये देखो यहाँ पे केव की ये चीज है, ठीक है ना। अब यही थोड़ी, और ये काम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो सी को सी आर्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है और टूट गई, ऊपर का हिस्सा रह गया, नीचे का बिल्कुल ही टूट गया, ऐसे रह गया, तो वो केव से आर्क बन गई। और फिर उसके बाद लास्ट में है स्टेक्स। स्टेक्स क्या होती हैं? स्टेक्स भी, if the sea arc subsequently collapses, an isolated rocky island appears above sea level on the wave-cut terrace. This is known as stake. तो ऊपर का हिस्सा नीचे से सब कुछ ऐसे खत्म, यहाँ पे टकरा के उन्होंने खत्म कर दिया, और ये ऊपर का हिस्सा यही बस दिखाई दे रहा है, चट्टान का नीचे है ही नहीं है ना, चट्टान ऊपर हुआ बस वो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्या कहलाता है, स्टेक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो मेरे को तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, और रिवर तो जैसे ना, मतलब एक कोई ऐसा गुरु लगता है मेरे को कि जो कभी किसी तरीके से ठोक बजाकर, कभी किसी तरीके से ठोक बजाकर, और कभी किसी तरीके से ठोक बजाकर जो धरती को कितना कुछ देता है। जॉर्ज और कैनन, वी-शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स, अलुवियल फैंस, मीडर्स, ऑक्सफोर्ड लेक, डेल्टा, और नाना क्या क्या चीजें वो
दे देती है रिवर, है ना। तो जैसे गुरु होता है ना, तो वो ठोक बजाता है, जैसा जैसा कोई व्यक्ति हो उस हिसाब से, तो किसी को कुछ बना देता है, किसी को कुछ बना देता है, किसी को कुछ बना देता है। तो रीवर की कहानी जो है वो तो एक काव्यात्मक, ऐसे नहीं लगते कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक नीरस सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम जब रीवर की बात करने लगते हैं तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि हम किसी कविता की दुनिया में घुस गए हैं, हम कोई कविता सुन रहे हैं, हम कोई इंटरेस्टिंग सी कहानी सुन रहे हैं, है ना। अगर आप उस तरीके से ही अपनी ये चीज़ को रीड करोगे तो आपको ज़रूर ही हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये जो बेटा मैंने ये चार्ट बनाया है ना, ये आपकी बुक से थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने इसको समझाया है। तो आप अगर इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो तो मैं 100% आपको कहती हूँ कि आप जो है वो अगर आप इसको नोट कर लेते हो और इससे अगर आप लर्न करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ लर्न करने की ज़रूरत में रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा लेसन आपके में आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस लेसन को अच्छे से समझोगे, और इसके साथ ही मैं क्या कर रही हूँ बेटा कि मैं जो हिस्ट्री का नेक्स्ट लेसन है तो उसको ये तो आप समझ लेना और उसको ज़रा रीड करना शुरू कर देना। हिस्ट्री का लेसन दिल्ली सल्तनत वाला लेसन नंबर, आई थिंक सो इट इज़ लेसन 4। तो लेसन 4 आप लोगों ने शुरू कर देना है रीड करना, रीड कीजिए उसे। और मैं आपको अभी नेक्स्ट इसका आप एक वीडियो ये देखोगे, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4-5 कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उस पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए वो लेसन रीड कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को उसको समझाने की ज़रूरत है, वो लेसन ऐसे ही आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम हिस्ट्री की भी कहानी सुनेंगे और उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने